हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है द्विबीजपत्री भ्रूण विकास या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि भ्रूण क्या होता है। युग्मनज जब विभाजन के द्वारा एक बहुकोशिकीय संरचना बनाता है तो उस संरचना का नाम है भ्रूण या एम्ब्रियो। आप डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट के द्वारा उनमें फ्यूजन होता है और फ्यूजन के परिणाम स्वरूप एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है जाइगोट या युग्मनज। होती है एक कोशिकीय है लेकिन वो डिप्लॉयड होती है। अब इसमें कुछ वेरियस डिविजन्स होते हैं, तो डिविजन्स के बाद जो रचना बन रही है उस रचना का नाम है एम्ब्रियो या भ्रूण। ठीक है, आपको ये मालूम है कि ये क्या चीज है, ये याद आ रहा है आपको? ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में आपने इधर देखा था कि यहां दो सिनर्जिड्स होती थी और ये बीच में उसका क्या होता था, अंड कोशिका थी। इसी प्रकार से चलाजा की तरफ जो है वो 3 एंटीपोडल्स थे। एक नरयुग्मक ने इस अंड कोशिका के साथ फ्यूजन किया तो क्या बन गया, द्विगुणित जाइगोट बन गया या युग्मनज बन गया। और दूसरे नरयुग्मक ने द्वितीय केंद्रक के साथ जब फ्यूजन किया तो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा पेन का निर्माण हो गया। बाकी अब इसके बाद ये सारी संरचनाएं अर्थात सिनर्जिड्स गायब हो जाती हैं, एंटीपोडल्स गायब हो जाती हैं। बचती क्या है, युग्मनज बचता है और भ्रूणपोष बचता है उसमें। ठीक है, जो फॉर्मेशन होना है अर्थात युग्मनज से भ्रूण का बनना, दिस इज द एम्ब्रियोजेनी। क्या कहलाता है ये? एम्ब्रियोजेनी या भ्रूण परिवर्धन कहलाता है। युग्मनज से भ्रूण का विकास जो है, युग्मनज से भ्रूण का बनना जो है, ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनी कहलाती है या भ्रूणीय परिवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो असली जो काम है वो कहां से शुरू होगा? वो शुरू होगा युग्मनज से। तो युग्मनज कैसी है? एक कोश की संरचना है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है बट एक कोश की संरचना है। अब इसी युग्मनज में, इसी युग्मनज के अंदर ये घटनाएं होंगी। तो सबसे पहले जब युग्मनज बन गया तो युग्मनज बनने के बाद अब ये अपने रेस्टिंग पीरियड में होता है, बिकॉज एंडोस्पर्म इज नॉट फुल्ली फॉर्म्ड। जब तक एंडोस्पर्म का या भ्रूणपोष का पूरी तरह से विकास नहीं हो जाता, क्योंकि भ्रूणपोष क्या करेगा, भ्रूण को न भोजन देगा। तो भ्रूण को यदि भोजन देगा वो, तो भ्रूण को भोजन देने के लिए जरूरी है कि उसका पूरी तरह से विकसित होना। तो इसलिए जो युग्मनज है वो युग्मनज अपने चारों ओर एक सेल्यूलोज की लेयर बना लेता है और वो रेस्टिंग पीरियड में होता है। उस अवस्था में उसका नाम पड़ जाता है oospore या निषिक्तांड। oospore या निषिक्तांड, ये इसकी रेस्टिंग पीरियड है। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो उस अवस्था में ये oospore जो होता है अर्थात ये बाहर जो कवरिंग लगी हुई है उससे ये बाहर आता है और क्या होता है, ये अब विभाजन के लिए तैयार है। ठीक है, अब ये कवरिंग जब हट गई तो क्या बचा, ये युग्मनज का हिस्सा बचा। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी, समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन ये माइटोसिस या समसूत्री विभाजन अनइक्वल होगा, असमान होगा। अर्थात इसके विभाजन से 2 असमान प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, एक छोटी कोशिका बनेगी, एक बड़ी कोशिका बनेगी। आपको याद है कि ये भ्रूणकोश कहां पाया जाता है? बीजांड के अंदर पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। बीजांड में 2 सिरे होते हैं, एक चलाजा सिरा होता है और एक माइक्रोपाइलर सिरा होता है, यानी कि चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, तो जब जाइगोट का डिवीजन होता है वो भी अनइक्वल डिवीजन होता है और उससे 2 सेल बनती हैं और दोनों सेल में एक सेल जो होती है वो बड़ी होती है, माइक्रोपाइल की तरफ होती है। उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसर सेल या आधारीय सेल या बेसल सेल। क्या युग्मनज के विभाजन से
दो असमान कोशिकाएं बनी, एक छोटी कोशिका बनी, एक बड़ी कोशिका बनी। तो जो माइक्रोपाइल की तरफ कोशिका बड़ी बनी थी, उस बड़ी कोशिका को बेसल सेल, क्या नाम, बेसल सेल या आधारीय कोशिका, या उसको सस्पेंसर या निलंबक कोशिका कहते हैं। और जो चलाजा की तरफ छोटी कोशिका थी, उस छोटी कोशिका को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका या अग्रस्थ कोशिका। हम कह सकते हैं कि टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। जो छोटी कोशिका बनी उसका क्या नाम दिया जा सकता है, टर्मिनल सेल भी कह सकते हैं, एपिकल सेल भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोनल सेल भी कह सकते हैं, जो छोटी कोशिका चलाजा की तरफ बनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। नाउ अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद जो होता है वो अब इसमें भी विभाजन होगा और इसमें भी विभाजन होगा, ठीक है ना। अब यहीं से आपको समझने की चीज है कि जो टर्मिनल सेल है या क्या कहते हैं एपिकल सेल है या एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल में वर्टिकल डिवीजन होगा, ओके। और ये जो सस्पेंसर सेल है या आधारीय कोशिका है या बेसल सेल है, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा। बात समझिए, वर्टिकल डिवीजन कुछ इस प्रकार से होगा, ट्रांसफर डिवीजन इस प्रकार से होगा। ये देखिए, ये क्या है, ये ट्रांसफर डिवीजन है, अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सस्पेंसर सेल जो होती है वो क्या करती है, ट्रांसफर डिवीजन करती है, और ये जो एपिकल सेल होती है, एम्ब्रियोनल सेल होती है, उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसमें ट्रांसफर डिवीजन क्यों होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इस भ्रूण कोश में जो बन के तैयार हुआ अब ये संरचना, तो ये संरचना क्या है, युग्मनज है, ठीक है। और युग्मनज के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, भ्रूणपोष का है, ठीक है। तो अब इसमें यदि डिवीजन होगा तो उसमें जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, भ्रूणीय परिवर्धन स्टार्ट होगा, तो भ्रूण को पोषण चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, जब ये कोशिका डिवाइड की, ठीक है। अब और ये कोशिका जो है इसकी क्या है, ये एम्ब्रियोनल कोशिका है और ये बेसल कोशिका है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनल कोशिका से एम्ब्रियो बनना है, और बेसल कोशिका क्या करेगी, बेसल कोशिका, अभी देखिए बेसल कोशिका विभाजित हुई, तो ये जो एम्ब्रियोनल कोशिका है वो क्या हो जा रही है, इसके और पास पहुंच जा रही है, नहीं पहुंच जा रही है। तो अपना वो न्यूट्रिशन के सर्च में और आगे की तरफ बढ़ती जाती है। इस नाते इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है। ये देखिए संरचना, यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने कहा था वर्टिकल डिवीजन होगा, लेकिन पहले मैं आपको इसको समझा रहा हूं। सस्पेंसर सेल में सस्पेंसर सेल क्या होती जाती है, डिवाइड अगेन एंड अगेन। ये 6 से 10 कोशिका या 6 से 8 कोशिका जो भी है, इसमें ये बट जाती है, और बटने के बाद क्या होती जाती है, जैसे जैसे इसका डिवीजन होता जाता है, ऐसे ऐसे ये एम्ब्रियो को डेवलपिंग एम्ब्रियो को कहां भेजती जाती है, भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म की तरफ भेजती जाती है, ताकि वहां से उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन उसको प्राप्त हो सके और फुल्ली डेवलपमेंट अर्थात एम्ब्रियो का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। इस नाते इसमें कैसा डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन। समझ में आ गई बात ना। अब इसमें देखिए ये क्या है, शीर्षस्थ कोशिका या एम्ब्रियोनल सेल है। एम्ब्रियोनल सेल में क्या हो रहा है, ये वर्टिकल डिवीजन हुआ, वर्टिकल डिवीजन से इसमें 2 कोशिका बनी, ठीक है। अब 2 कोशिका बनने के बाद फिर इसमें विभाजन होगा, और विभाजन होने के बाद फिर ये 4 कोशिका बन गई, ठीक है। एम्ब्रियोनल सेल जो कि चलाजा की तरफ है, उसमें कैसा डिवीजन हुआ, वर्टिकल डिवीजन हुआ। वर्टिकल डिवीजन से ये अब क्या बन गई, वर्टिकल डिवीजन से ये 2 कोशिका तो बनी, अब इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ, इसमें जब डिवीजन हुआ तो इसके डिवीजन से ये 4 कोशिका बन गई। 4 कोश की प्रागभ्रूण या 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो की संरचना बन गई।
एक चीज और परिवर्तन होता है, यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो संरचना है, ये इस संरचना को, अर्थात ये जो अंतिम वाली कोशिका थी बेसल सेल से या सस्पेंसर सेल में जो इसकी ये वाली कोशिका होती है, ये वाली कोशिका कुछ लंबी हो जाती है, कुछ बड़ी हो जाती है। अब इस कोशिका को नाम दे दिया जाता है हॉस्टोरियल सेल या चूषकांग कोशिका, जो सराउंडिंग से न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन करती है। सराउंडिंग से क्या करती है, न्यूट्रिशन का या पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। इस नाते इसको चूषकांग भी कहते हैं या चूषक कोशिका भी कहते हैं या हॉस्टोरियल सेल भी कहते हैं। नाउ अब यहां कितने सेल हो गया, ये 4 सेल। अभी तक ये 2 सेल्ड स्टेज थी, नाउ इट इज 4 सेल्ड स्टेज। फर्दर डिवीजन जब होगा तो फर्दर डिवीजन के बाद अब क्या हो जाएगा, यहां आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहां तो 4 सेल्ड था, अब 4 सेल्ड में आपको यहां पर 8 सेल्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। और ये जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है ये 2 भागों में होती है या 2 टायर्स में होती है। किस में होती है, 2 टायर्स में होती है। अब जब 2 टायर्स में होती है तो निश्चित है कि उसमें कुछ न कुछ अलग अलग काम होगा। यस, अलग अलग काम है। तो क्या होता है, 2 भाग में जब बढ़ जाती है तो ऊपर की जो 4 कोशिकाएं होती हैं उनको हम एपीबेसल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीबेसल सेल्स कहते हैं। और इस एपीबेसल सेल से क्या बनता है, एपिकोटाइल बनता है, कॉटिलेडन्स या बीजपत्र बनता है, प्लीम्यूल बनता है। अरे ओके, किससे, जो एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो जो एपीबेसल सेल है, एपीबेसल सेल से क्या बनता है, एपिकोटाइल बनता है, बीजपत्र बनता है, प्लीम्यूल बनता है। एकदम से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, बात समझ में आ रही है। ये जो 8 कोश की संरचना बनी, 8 कोश की संरचना में एक तरह से समझ लीजिए कि 2 टायर का मतलब देखा होगा आपने कि मतलब एक चीज ये एक बन गई, एक लेयर ये, एक लेयर ये, समझ गए। तो 2 टायर में क्या हो गया कि जो ऊपर वाली 1 2 3 4 ऊपर वाली जो 4 कोशिकाएं थी उनको हम एपीबेसल सेल कहते हैं। अर्थात एपीबेसल सेल से क्या बन रहा है, एपिकोटाइल बन रहा है, कॉटिलेडन्स बन रहा है अर्थात बीजपत्र बन रहे हैं, प्लीम्यूल बन रहा है। ओके, अब जो बाकी 4 सेल्स बच गई, जो बाकी 4 कोशिकाएं बच गई, उन 4 कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोबेसल सेल कहते हैं। और हाइपोबेसल सेल से क्या बनता है, हाइपोकोटाइल बनता है, रेडिकल बनता है। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट को बनाएगा। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, जड़ बनाएगा। और ये जो प्लीम्यूल है वो क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। क्लियर है ना, प्लीम्यूल से क्या बनेगा, शूट बनेगा। और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। शूट मतलब स्टेम, उससे तने का फॉर्मेशन होगा, तने का निर्माण होगा, स्तंभ का निर्माण होगा। क्लियर है ना। अब यहां से क्या होगा, फिर इसका फर्दर जब डिवीजन होगा तो फर्दर डिवीजन से कितने सेल था, ये 8 सेल था, 8 कोशिकीय था। अब 8 कोशिकी में फिर से विभाजन जब होगा तो फिर से विभाजन होने से कितने हो गए, 16। कैसा हो रहा है, माइटोसिस चल रही है ना। कैसा डिवीजन चल रहा है, यहां पर माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन चल रहा है। तो समसूत्री विभाजन से पहले क्या हुआ, 2 बना, 2 से फिर 4 बना, 4 से फिर 8 बना, और 8 से फिर क्या बन गया, ये 16। कितनी कोशिकाएं बन गई, ये 16 कोशिकीय प्राकभ्रूण का निर्माण हो गया या प्रो एम्ब्रियो का निर्माण हो गया। अब ये 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ होती हैं और 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ होती हैं। यही जो संरचना होती है, इस संरचना का नाम है क्या, ग्लोब्यूलर भ्रूण। कुछ गोलाकार संरचना बन जाती है। इस गोलाकार संरचना का नाम है जो 16 सेल्ड होती हैं, जिसमें 8 बाहर की तरफ होती हैं और 8 अंदर की तरफ होती हैं। तो 8 बाहर की तरफ होती हैं जो अलग फॉर्मेशन करती हैं, अंदर की तरफ होती हैं वो अलग फॉर्मेशन करती हैं। अभी हम आगे बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना बनी है, इस संरचना का नाम है ग्लोब्यूलर भ्रूण। तो यहां पर केवल आपको कोशिकाएं दिखाई जा रही है कि नंबर्स, संख्या में दिखाई जा रही हैं। बाद में यही जब कोशिकीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ये ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है।
अब क्या होगा, अब इसमें ये जो बना हुआ है संरचना, तो ये संरचना अब क्या हो जाता है, द्विपालितमय हो जाता है। द्विपाली, पाली में पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो द्विपालित में हो जाता है, अर्थात यहां पर कुछ और यहां पर कुछ बनना शुरू हो जाता है। अर्थात ये कुछ इधर बढ़ना शुरू हो जाता है, ये कुछ इधर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, द्विपालित। कैसा हो जाता है, द्विपालित हो जाता है। तो भ्रूण का अगला भाग द्विपाली में होने लग जाता है और इनमें क्या होने लग जाता है, डिवीजन की अपार क्षमता आ जाती है। अर्थात ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, विभाज्योतक होते हैं। डिवाइड अगेन एंड अगेन, बहुत सारा विभाजन होने लग जाता है। तो जब ये बहुत सारा विभाजन होने लग जाता है तो ये कुछ कुछ हार्ट शेप्ड या हृदयाकार संरचना बन जाती है। दिखाई पड़ा ना, कैसा है ये, हृदयाकार संरचना है। तो ये कुछ कुछ हृदयाकार संरचना बनानी शुरू हो जाती है, अर्थात हृदयाकार संरचना में आ जाती है। अब इस प्रकार के भ्रूण का नाम पड़ गया हृदयाकार भ्रूण। अभी ये ग्लोब्यूलर था, ग्लोब्यूल की तरह से था। अभी तक ये एम्ब्रियो कैसा था, ग्लोब्यूल की तरह से था। नाउ दिस एम्ब्रियो इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ट। हार्ट के आकार में, हृदय के आकार में हो गया ये, तो इसका नाम पड़ गया हृदयाकार भ्रूण। आर यू ओके, यस। अब हृदयाकार जो भ्रूण बन गया है, उस हृदयाकार भ्रूण में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये जो, तो इससे क्या बन रहा है, इससे कॉटिलेडन बनेंगे, अर्थात बीज पत्र का निर्माण होगा। क्या नाम होगा, बीज पत्र का निर्माण होगा। और यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, त्वचाजन परत। त्वचाजन अर्थात चमड़ी का निर्माण करने वाली परत, जिससे कि आगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, डर्मिस का फॉर्मेशन होगा। अरे भाई ये क्या है, ये जो था, ये 16 सेल्ड जो एम्ब्रियो था, इसके अंदर क्या हुआ, अब इसके अंदर पाली में संरचना बननी शुरू हो गई। कुछ यहां ग्रोथ हुई, कुछ यहां ग्रोथ हुई, ठीक है। अब इसके द्वारा जो पाली में संरचना बनी, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनी। तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर में क्या हुआ, डिवीजन की अपार क्षमता है। और डिवीजन की अपार क्षमता के साथ साथ जो उसके मतलब लाइफ के जो 3 जर्मिनल लेयर्स हैं या 3 जो परतें हैं, उन तीनों परतों का ये फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है। कौन कौन सी परत, त्वचाजन परत, डर्मेटोजन लेयर, अर्थात इससे उसकी बाह्य त्वचा का निर्माण होगा। पौधों में क्या कहा जाता है, बाह्य त्वचा ही तो कहा जाता है। बाहर वाली परत का क्या नाम है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहा जाता है। तो त्वचा जन परत का निर्माण यहां शुरू हो जाता है। और त्वचा जन परत के बाद आप फिर क्या देख पा रहे हैं, भरण ऊतक जन परत या पेरिब्लेम। बाह्य त्वचा के नीचे क्या होता है, काफी कोशिकाओं का लेयर होता है, जिसको हम लोग भरण ऊतक भी कहते हैं, कॉर्टेक्स भी कहते हैं, कॉर्टिकल रीजन भी कहते हैं। बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। बट फिर भी एम्ब्रियो है ना, ये हम लोग अभी एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। अभी दूसरी बात तो जो लेयर्स का बनना है, संरचनाएं बनेगी, वो तो अलग बात है। अभी तो ये एम्ब्रियो की बात हो रही है, भ्रूण के अंदर की बात हो रही है। भ्रूण के अंदर ये क्या बन गया, त्वचाजन परत बन गया और ये भरण ऊतक जन परत बन गया, अर्थात पेरिब्लेम बन गया। लेकिन आपको ये मालूम है कि ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करना है, तो वैस्कुलर सिलेंडर वाले ऊतक भी बन गए। यहां पर वैस्कुलर सिलेंडर वाले परत भी बन गए, जिसको हम लोग स्टील जन परत या प्लीरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टील जन परत या प्लीरोम। तो कुल मिलाकर के जो हृदयाकार भ्रूण बना था आपका, या हार्ट शेप जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है, उसमें डर्मेटोजेन का फॉर्मेशन भी हो जा रहा है, पेरिब्लेम का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है, प्लीरोम का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है। आर यू ओके? अच्छा, जो सेल इस सेल का नाम हमने क्या दिया है, हाइपोफाइसिस, यानी कि एम्ब्रियोनल सेल के तुरंत बाद, या ये कह लीजिए कि सस्पेंसर सेल का वह भाग जो एम्ब्रियोनल सेल के पास होता है, उसको क्या कहा जाता है, हाइपोफाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोफाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोफाइसिस कहा जाता है।
ठीक है। हाइपोफाइसिस अल्टीमेटली किसको बनाता है? रूट कैप को बनाता है। इसका मतलब साफ है कि यहां क्या बनेगा? रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट का हिस्सा बनेगा, अर्थात रूट का मूलाग्र हिस्सा बनेगा। रूट का जड़ का अगला हिस्सा जो बिल्कुल अंत में होता है, जैसे ये वाला हिस्सा, ये मान लीजिए जड़ है, तो जड़ का ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं मूलाग्र। ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि मूलाग्र को कवर किए हुए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं या मूलगोप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं या मूलगोप कहते हैं। तो ये हाइपोफाइसिस किसका फॉर्मेशन कर रही है? रूट कैप का फॉर्मेशन कर रही है। ओके, क्लियर है? यस। अब आप हमको देखें, इसको देखें तो ये हर्ड शेप स्ट्रक्चर जो है, नाउ दोनों पालियां बीज पत्र में परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार प्रांकुर या प्लम्यूल का निर्माण होता है। भ्रूण घोड़े की नाल के आकार में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हर्ड शेप स्ट्रक्चर था। ठीक है। हर्ड शेप स्ट्रक्चर में ये जो बीजपत्र थे, अब ये क्या बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। दोनों पालियां किस में बदल जा रही हैं? बीजपत्र में बदल जा रही हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये कोटिलेडन है। ये क्या है? ये कोटिलेडन है, बीजपत्र है। तो बीजपत्र के रूप में, और स्ट्रक्चर कैसी है जरा ये भी तो देख लीजिए, हॉर्स शू शेप, यानी कि घोड़े की नाल के आकार का। यही होता ना, घोड़े की नाल के आकार के बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, मैग्नेट में भी आपने पढ़ा होगा। तो घोड़े की नाल की संरचना कुछ कुछ इसकी घोड़े के नाल की आकार का है। इस नाते इस प्रकार के एम्ब्रियो को हमने क्या कह दिया? घोड़े के नाल के आकार का भ्रूण। बाकी जो संरचना है वो तो वैसे ही है। ठीक है ना। ये हाइपोफाइसिस थी। हाइपोफाइसिस का काम क्या है? ये मूलगोप बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट कैप बनाएगा, मूलगोप बनाएगा। और इसका मतलब ये है कि इसके पास तुरंत इसका क्या होगा? मूलाग्र होगा। मूलाग्र मतलब रूट का अगला हिस्सा, जड़ का अगला हिस्सा, तो ये मूलाग्र बनाएगा। ठीक है। ये हिस्सा इसका क्या कहलाएगा? ये प्लम्यूल कहलाएगा आपका। इससे जो है शीर्ष का स्तंभ बनेगा। क्या नाम? स्तंभ का शीर्ष बनेगा। क्या बनेगा? स्तंभ का शीर्ष बनेगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपको क्या देख पा रहे हैं? ये कितने कोटिलेडन्स हैं? 2। इसका मतलब किसका निर्माण हो रहा है? द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण हो रहा है। किसके विकास की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं? द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की कहानी पढ़ रहे हैं। दिखाई पड़ गया ना? 2 कोटिलेडन्स आर फॉर्म्ड हियर। इसका मतलब ये द्विबीजपत्री भ्रूण के ये विकास की कहानी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, इतना। ठीक है। तो अब ये घोड़े के नाल के आकार का जो एम्ब्रियो बन गया है, नाउ इट इज कन्वर्टेड फाइनली अ मैच्योर एम्ब्रियो। किसमें बदल जाता है? अब ये परिपक्व भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है या मैच्योर एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है और उसकी संरचना कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। देख रहे हैं? ये दोनों इसके क्या हैं? बीजपत्र हैं। क्या है ये? देख रहे हैं? ये वाला हिस्सा अब कैसे हो गया? इस प्रकार से हो गया। इसको हम लोग कहते हैं बीजपत्र या कोटिलेडन्स। ओके। और ये वाला हिस्सा आपको पहले भी बताया था मैंने, आपका क्या है? ये हाइपोफाइसिस था। हाइपोफाइसिस ने किस में बदल दिया? मूलगोप में बदल दिया। ये हास्टोरियल सेल थी, वो ऐसे की वैसे पड़ी हुई है। ठीक है। और ये सस्पेंसर सेल थी जो कि आपको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद ये वाला हिस्सा क्या था? मैंने कहा था ये मूलाग्र बनाएगा, तो ये वाला हिस्सा इसका क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है, जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है, जड़ का निर्माण होता है। ठीक है। और इस प्रकार से, और यहां पर क्या है? ये प्लम्यूल है, जिससे कि प्रांकुर का फॉर्मेशन होगा, प्रांकुर का निर्माण होगा। स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट्स एम्ब्रियो। This is the complete structure of dicot embryo, or this is the complete structure of mature dicot embryo. ठीक है। अर्थात ये द्विबीजपत्री भ्रूण का ये संरचना है या द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बाद बनने वाली ये संरचना है। ओके। एक चीज और, यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर ये वाली जो संरचना है, ठीक है, यानी प्लम्यूल और रेडिकल के बीच की जो संरचना है, प्लम्यूल और रेडिकल, प्लम्यूल और रेडिकल है ना, तो प्लम्यूल और रेडिकल के बीच की जो लाइन है उसी को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो कभी कभी एम्ब्रियोनल एक्सिस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में आप बताएंगे
कि प्लेम्यूल और रेडिकल के बीच की जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष। क्या है? भ्रूणीय अक्ष। तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है एपिकोटाइल और यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है? हाइपोकोटाइल। यानी कि एपी माने क्या होता है? ऊपर। एपी माने ऊपर। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की जो संरचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे या भ्रूणीय अक्ष के नीचे जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइपोकोटाइल। क्या नाम देते हैं? हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल से क्या बन रहा है? जड़ बन रहा है और साथ ही साथ ये मूलगोप का निर्माण तो हो ही रहा है। और एपिकोटाइल से क्या बन रहा है? प्रांकुर का निर्माण हो रहा है। क्या बन रहा है? प्रांकुर का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में भी जानना चाहिए कि किस प्रकार से प्लेम्यूल और रेडिकल के बीच की जो लाइन है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की जो संरचना होती है उसको एपिकोटाइल कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे की जो संरचना होती है उसको हम लोग जो है हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है वो? अब आपको यह पता लग गया होगा कि किस प्रकार से ये भ्रूण का मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है बच्चों, ये मैच्योर एम्ब्रियो कहां है? किसके अंदर है? भ्रूणकोश के अंदर था। भ्रूणकोश कहां है? बीजांड के अंदर था। कहां था? बीजांड के अंदर था, अर्थात ओव्यूल के अंदर था। ओव्यूल कहां पर है? ओव्यूल अंडाशय के अंदर था। आप पहले पढ़ चुके हैं कि अंडाशय में एक ओवेरियन कैविटी होती है, वहां प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से लगा हुआ ओव्यूल होता है और उस ओव्यूल में भ्रूणकोश होता है और उसी भ्रूणकोश में अभी आपने क्या पढ़ा? ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा। तो आपने जो देखा था कि बीजांड में आपने देखा था कि वहां दो इंटीग्यूमेंट दिखाई पड़ रहे थे। क्या दिखाई पड़ रहे थे? दो अध्यावरण दिखाई पड़ रहे थे। क्या दिखाई पड़ रहे थे? दो अध्यावरण दिखाई पड़ रहे थे। तो दो अध्यावरणों में से अब ये दो अध्यावरण भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। तो दो अध्यावरण परिवर्तित होकर के जो बाहर वाला है वो बनाता है टेस्टा। बाहर वाला क्या बनाता है? टेस्टा। और अंदर वाला जो अध्यावरण है वो क्या बनाता है? टेगमेंट बनाता है। ठीक है, आर यू ओके? और जो बीजांड है, बीजांड नाउ कन्वर्टेड इनटू सीड्स। बीजांड किसमें परिवर्तित हो गया? बीज में परिवर्तित हो गया। और जो ओवरी अर्थात अंडाशय था वो फल में बदल गया। तो ठीक है, बीजांड के अंदर सब में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बीजांड द्वार में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि वही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। बीजांड द्वार से ही ऑक्सीजन की सप्लाई होता है। बीजांड द्वार में सब में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। लेकिन बीजांड के अंदर सब में परिवर्तन हो जाता है लेकिन बीजांड द्वार के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात बीजांड द्वार रहता है क्योंकि वही ऑक्सीजन की क्या करता रहता है? सप्लाई करता रहता है। हमने जो ये पढ़ा है ये किसमें पढ़ा है? कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस में पढ़ा है। कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस जो है एक क्या कहते हैं? टिपिकल एंजियोस्पर्म है। क्या है ये? टिपिकल एंजियोस्पर्म है। और इस टिपिकल एंजियोस्पर्म का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है आवृत बीजी पादपों के बहुत सारे लक्षण इसमें कॉमन है, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें कॉमन है। ठीक है ना? मतलब मेरा कहने का यह है कि ये क्रूसीफरी फैमिली का, क्रूसीफरी कुल का कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है। और टिपिकल एंजियोस्पर्म के नाते हमने इसी के ये विकास की कहानी पढ़ा है, अर्थात इसी में ये भ्रूण के विकास की कहानी हमने पढ़ी है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है या डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन उसको दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।